गुरुजी प्रणाम। प्रणाम भैया। गुरुजी, ये केंद्राधिपति दोष क्या होता है? देखिए, हमारे जो भाव चक्र है जिसमें हमारे द्वादश भाव होते हैं, इन द्वादश भाव में उनको वर्गीकृत किया गया है केंद्र और त्रिकोण के रूप में। तो केंद्र के भाव हमारे प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दसम भाव जो हैं वो हमारे केंद्र के भाव कहलाते हैं, और 5 और 9 और ये त्रिकोण के भाव कहलाते हैं। और जो प्रथम भाव है वो कॉमन हो जाता है, वो केंद्र का भी भाव है, त्रिकोण का भी भाव है। तो हम यहाँ पर केंद्र के रूप में केवल चौथा, सातवां और दसवां ये 3 भाव को ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि लग्न जो है, जो हमारा प्रथम भाव है, वो चूंकि केंद्र त्रिकोण दोनों होने से योग कारक कहलाता है, इसलिए हम केंद्र के भाव में केवल चतुर्थ, सप्तम और दसम भाव को ही कंसीडर करेंगे। तो पहली बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात यह है कि केंद्र के जो स्वामी होते हैं उनके लिए कुछ नियम लघु पारचर्य में बताए गए, और लघु पारचर्य का जो प्रथम अध्याय है, संज्ञा अध्याय, उसमें श्लोक संख्या 7, 10 और 11, इन 3 श्लोकों के अंतर्गत केंद्र के स्वामी होने की व्याख्या की गई है, जिसमें ये बताया गया है कि अगर केंद्र का स्वामी शुभ ग्रह हो तो वो अपना शुभ फल नहीं देता है, और अगर केंद्र का स्वामी अशुभ ग्रह है तो वो अशुभ फल नहीं देता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो भी केंद्र का स्वामी ग्रह होगा वो अपने स्वभाव के अनुरूप फल नहीं देगा। अब जैसे शुभ ग्रहों का स्वभाव क्या है? शुभता देना, लेकिन केंद्र के स्वामी होने से वो अपनी शुभता खो देता है। अशुभ ग्रह का स्वभाव क्या है? अशुभता देना, लेकिन केंद्र के स्वामी होने से वो अपनी अशुभता खो देता है। तो इसीलिए केंद्र का स्वामी अगर कोई अशुभ ग्रह है तो उसको कोई दोष लगने का प्रश्न ही नहीं उठता है। दोष का तो प्रश्न जो है वो केवल शुभ ग्रहों के ही संदर्भ में हो सकता है, क्योंकि वहां पर उसने अपनी शुभता को खो दिया है। इसीलिए केंद्र के स्वामी को जो शुभ ग्रह होते हैं उनको दोष इसीलिए लग जाता है क्योंकि वो अपनी शुभता को खो देते हैं। अब इसमें जो जितना ज्यादा अधिक शुभ ग्रह होगा उसको उतना अधिक ही दोष लगेगा। तो शुभता की अगर हम श्रेणी वर्गीकृत करते हैं तो सबसे पहले गुरु ग्रह, जो सबसे हमारा शुभ ग्रह कहलाता है, उसको सबसे अधिक केंद्र के स्वामी होने का दोष लगता है। और उसके बाद शुक्र ग्रह द्वितीय श्रेणी में आता है, तो उसको उसके बाद का दोष लगता है। इसके बाद फिर बुध को दोष लगता है, और सबसे कम चंद्र को दोष लगता है। ये जो क्रम है दोष का, ये उसकी शुभता के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि सबसे अधिक शुभ ग्रह हमारा बृहस्पति है, इसलिए सबसे अधिक दोष बृहस्पति को लगता है जब वो केंद्र का स्वामी होता है। हालांकि मेरे मत से केंद्र के स्वामी होने से शुभ ग्रहों का कोई दोष नहीं लगना चाहिए। हाँ, हालांकि वो अपनी शुभता खो देते हैं, बस मात्र इतनी ही बात है सत्यता, लेकिन उसको हम किसी दोष का नाम दे दें ये हमको उचित प्रतीत नहीं होता है। अब यहाँ पर ये भी हमको देखना है कि केंद्र के स्वामी जो शुभ ग्रह हैं वो कतिपय परिस्थितियों में केंद्र के स्वामी होते हुए भी केंद्राधिपति दोष से पीड़ित नहीं माने जाते, या कुछ अपवाद स्वरूप होने पर केंद्र के स्वामी जो शुभ ग्रह हैं उन पर केंद्राधिपति दोष नहीं लगता है। तो उसमें सर्वप्रथम अगर वो ग्रह लग्न का भी स्वामी हो तो केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा। अगर वो ग्रह केंद्र के अतिरिक्त त्रिकोण का भी स्वामी हो तो वो जो कारक बन जाता है, इसलिए उसको केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा।
और अगर वो केंद्र का स्वामी स्वराशि या उच्च राशि में होकर के केंद्र में स्थित हो तो वो पंच महापुरुष योग में से कोई एक योग का निर्मित कर देता है, तब उसको केंद्र का अधिपति होने से ये दोष नहीं लगता है। अब ये तो बात हो गई। अब इसके अतिरिक्त जो सबसे मुख्य बात है मेरे अभिमत से कि जब केंद्र का अधिपति शुभ ग्रह केंद्र में ही स्थित हो तभी हम कह सकते हैं केंद्राधिपति दोष। अगर वो शुभ ग्रह केंद्र के अतिरिक्त किसी अन्य भाव में स्थित है तब मेरे मत से उस ग्रह को केंद्राधिपति दोष की श्रेणी में नहीं रखना चाहिए। तो मुख्य बात क्या है कि शुभ ग्रह केंद्र के अधिपति होकर के जब केंद्र भाव में ही स्थित हो तभी केंद्राधिपति दोष समझना चाहिए। लेकिन अगर वो ग्रह लग्नेश हो, अगर वो ग्रह त्रिकोणेश हो या वो ग्रह स्वराशि या उच्च का हो तब उस शुभ ग्रह को केंद्राधिपति दोष की श्रेणी में वर्गीकृत नहीं करना चाहिए। ऐसा मेरा व्यक्तिगत मत है। धन्यवाद।